बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि करैक्टर इनपुट किस तरह से ली जा सकती है और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। गेट सी एच एंड गेट सी एच फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। करैक्टर इनपुट scanf function can be used for character input, but it requires pressing of enter key at the end of input value. It is not useful in a situation where the input is to be entered without enter key. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि scanf फंक्शन यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और scanf फंक्शन में हम इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की और करैक्टर टाइप की, मीन्स के हर टाइप की इनपुट ले सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टर इनपुट हम किस तरह से ले सकते हैं। तो करैक्टर इनपुट हम scanf फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि सिर्फ करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे करैक्टर इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन यूज़फुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल गेम्स वगैरह में, क्योंकि scanf फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब भी यूज़र इनपुट इंटर करे उसके साथ ही इंटर की प्रेस करे, तब वो इनपुट लेता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट ये हो कि इंटर की प्रेस किए बगैर उसकी इनपुट इंटर हो जाए, यानी कि इंटर की प्रेस करना मैंडेटरी ना हो और उसके बगैर ही वो इनपुट इंटर कर ले। तो इस सिचुएशन में फिर scanf फंक्शन यूज़फुल नहीं रहता, हमें कुछ और फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि करैक्टर इनपुट के लिए इंटर की प्रेस किए बगैर करैक्टर इनपुट ले सकें। C provides some other functions for character input, getch and getche. These are part of conio.h library. scanf फंक्शन के अलावा जो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं करैक्टर इनपुट लेने के लिए वो हैं getch एंड getche फंक्शन। और ये फंक्शंस getch एंड getche प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं और इनके डेफिनेशंस इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं और ये करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। getch function. The getch stands for get character. The getch function is used to input single character from user. getch function यूज़र से सिंगल करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। The character entered by the user is not displayed on screen. getch फंक्शन यूज़र से सिंगल करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है और जो यूज़र करैक्टर इंटर करता है उसको getch रिसीव करता है, बट स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले नहीं करता। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से, वेरिएबल इक्वल्स टू getch और getch के बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी होती है और फिर सेमीकोलन। getch फंक्शन इनपुट में कुछ भी नहीं लेता और आउटपुट में ये एक वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कि जब भी यूज़र कोई करैक्टर इंटर करेगा तो getch उसको रिसीव करेगा, तो जो यूज़र करैक्टर इंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। Another use of getch function is to hold the output screen and wait until user press any key. getch फंक्शन का एक और यूज़ भी है स्टूडेंट्स। getch फंक्शन C लैंग्वेज में नॉर्मली प्रोग्राम के एंड में यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम के एंड में getch इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर सकें। C लैंग्वेज के कुछ ऐसे कंपाइलर्स हैं जिनके आउटपुट को होल्ड करने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि जब आउटपुट डिस्प्ले हो तो आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद फ़ौरन क्लोज ना हो जाए, बल्कि कंसोल जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है वो पॉज हो जाए। जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता तब तक आपको वो आउटपुट डिस्प्ले होती रहे। उसके लिए हम getch फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो टर्बो सी का कंपाइलर है उसमें getch फंक्शन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आउटपुट स्क्रीन को पॉज किया जा सके, लेकिन डेव C++ में इसकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं getch फंक्शन। The getch stands for get character. The letter E in getch stands for echo. The getch function is used to input single character from user. The function echoes displays the character on the screen entered by the user. getch function getch की तरह होता है और ये यूज़र से सिंगल करैक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका डिफरेंस ये है कि getch E मीन्स के इको
यानी कि गेट सी एच करेक्टर सिर्फ यूज़र से करेक्टर लेता था और फिर कहीं स्टोर करवा देता था, यानी किसी और जगह हम उसको रिटर्न कर रहे थे। गेट सी एच ई ये यूज़र से करेक्टर इनपुट में लेता है लेकिन साथ में उसको डिस्प्ले भी करवा देता है। तो ये डिफरेंस है कि गेट सी एच ई में करेक्टर डिस्प्ले हो सकता है और गेट सी एच में वो सिर्फ यूज़र से लेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। गेट सी एच ई फंक्शन भी पैरामीटर्स में कुछ नहीं इनपुट में ले रहा और जो वैल्यू ये रिटर्न करता है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं वेरिएबल इक्वल्स टू गेट सी एच ई और आगे फंक्शन की पैरेंथेसिस। तो गेट सी एच ई फंक्शन भी गेट सी एच फंक्शन की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि यूज़र से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, लेकिन इस केस में इनपुट आपकी डिस्प्ले भी की जा सकती है साथ में। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं कि गेट सी एच फंक्शन को हम प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी वर्किंग क्या होगी। राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर यूजिंग गेट सी एच फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट में लें और गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करें और उसके बाद उस कैरेक्टर को आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएं। तो स्टूडेंट्स अब तक हम stdio.h लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते थे इनपुट आउटपुट के लिए, यानी कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के लिए हम stdio.h को यूज़ कर रहे थे। अब भी हमें stdio.h की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है, तो इसलिए सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, हैश इंक्लूड conio.h। conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट एंड ये लाइब्रेरी है जिसमें गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन की डेफिनेशंस मौजूद हैं। यानी आपने अगर गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप conio.h को इंक्लूड करवाएं। और उसके बाद ये मेन का प्रोग्राम है। मेन के प्रोग्राम में हमने एक करैक्टर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर किया। यहाँ पे करैक्टर टाइप इसलिए कि यूज़र से हमने एक करैक्टर इनपुट में लेना है और उसको फिर कहीं स्टोर करना है। उस इनपुट को स्टोर करने के लिए हम सी एच का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। यूज़र से इनपुट लेने से पहले हम यूज़र को इन्फॉर्म करते हैं कि आपने एक करैक्टर इंटर करना है। तो प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए इंटर अ करैक्टर, और उसके बाद जब यूज़र करैक्टर इंटर करेगा तो गेट सी एच ई का फंक्शन यहाँ पे उस करैक्टर को इनपुट में ले लेगा और उसको स्टोर कर देगा सी एच के अंदर। प्रोग्राम का हाफ पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट था डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। अब हमने इस करैक्टर को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो हम कैसे करवा सकते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। बैकस्लैश एंड न्यू लाइन के लिए करैक्टर इज एज इट इज आ जाएगी स्ट्रिंग, और उसके बाद चूंकि हम करैक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज करेंगे। किस करैक्टर को करवा रहे हैं, जो कि सी एच के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सी एच मैंशन किया है। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगी इंटर अ करैक्टर, तो आपका इंटर अ करैक्टर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद देखें आप यूज़र कोई करैक्टर इंटर करेगा यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि यूज़र ने यहाँ पे ए इंटर किया। अगर हम ए इंटर करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो गेट सी एच का फंक्शन इनपुट तो रिसीव कर लेगा लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवा रहा। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी करैक्टर एज, तो तब हम डिस्प्ले करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है कि आपके कर्सर को न्यू लाइन पे ले गई और उसके बाद फिर करैक्टर एज ये प्रिंट उसने करवाया और आगे जो भी आपने करैक्टर इंटर किया था, लेट्स सपोज मैंने ए इंटर किया था तो यहाँ पे ए डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस एग्जांपल को गेट सी एच ई के साथ करके देख लेते हैं। राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करैक्टर यूजिंग गेट सी एच ई फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। वही वाला आपका प्रोग्राम है, यानी आपने यूजर से इनपुट लेनी है और इनपुट में एक करैक्टर लेना है और करैक्टर को आप गेट सी एच ई के फंक्शन के थ्रू लें और फिर उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा दें स्क्रीन पे। बाकी सारा आपका प्रोग्राम ऑलमोस्ट उसी तरह से इसकी वर्किंग होगी। और गेट सी एच ई फंक्शन के लिए भी हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे conio.h, और इसी तरह से प्रिंट एफ फंक्शन के लिए stdio.h, और मेन के फंक्शन में उसी तरह से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे करैक्टर टाइप का। उसके बाद यूज़र को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आप एक करैक्टर इंटर करें और जो यूज़र करैक्टर इंटर करेगा उसको गेट सी एच ई फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने रिसीव करना है और उस करैक्टर को हम स्टोर कर रहे हैं सी एच के अंदर।
CH क्या एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का। उसके बाद हम उसी तरह से करेक्टर को प्रिंट करेंगे, करेक्टर इज, और फिर आगे यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा जो भी यूज़र इंटर करता है। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन होगा स्टूडेंट्स, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इंटर अ करेक्टर। इसके बाद अब जब यूज़र करेक्टर इंटर करेगा तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखें। लेट्स सपोज यूज़र ने ए एंटर किया तो ए यहाँ पे टाइप हुआ आ जाएगा, यानी जब यूज़र ए एंटर करेगा तो ये डिस्प्ले होगा आपको, क्योंकि ये गेट करेक्टर इको का फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। गेट करेक्टर इको मीन्स कि आप करेक्टर को रिसीव करें लेकिन साथ में डिस्प्ले भी करें, तो ये करेक्टर को स्टोर करेगा और साथ में इसको डिस्प्ले भी करवा रहा है यहाँ पे। इससे पिछला जो प्रोग्राम था जिसमें हमने गेट करेक्टर फंक्शन यूज़ किया हुआ था, तो गेट करेक्टर को रिसीव कर रहा था लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवा रहा था। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये डिस्प्ले भी साथ करवा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें तो करेक्टर इज, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा करेक्टर इज, और जो भी आपका करेक्टर यूज़र ने एंटर किया, लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया था तो ए डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब ये दो एग्जांपल्स आपने देखी, इनमें आपने डिफरेंस देखा। गेट ch का फंक्शन किस तरह से गेट ch से डिफरेंट है। मीन्स के गेट ch फंक्शन जस्ट यूज़र से सिंगल करेक्टर इनपुट लेता है और उसको कहीं स्टोर करवा देता है, लेकिन गेट ch का फंक्शन यूज़र से इनपुट लेता है और साथ में डिस्प्ले भी करवाता है। अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ASCII कोड ऑफ द करेक्टर टाइप बाय द यूज़र। आपको कहा जाता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि जो यूज़र से इनपुट में एक करेक्टर ले और फिर उस करेक्टर का आप ASCII कोड डिस्प्ले करवाएं। इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी में आपको इसके बारे में बता दूं। ASCII कोड क्या होता है बेसिकली? ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक स्टैंडर्ड है जो कि डिफरेंट नंबर्स असाइन करता है करेक्टर्स को कंप्यूटर में स्टोर करते हुए। यानी जब भी आप कंप्यूटर में कुछ करेक्टर्स स्टोर करते हैं तो हर करेक्टर के अगेंस्ट एक ASCII नंबर वो स्टोर कर देता है। और ये जो ASCII नंबर या ASCII कोड होता है किसी भी करेक्टर के अगेंस्ट जो स्टोर होता है वो प्री डिफाइंड है, यानी इसका आपको इंटरनेट के ऊपर ASCII कोड्स का टेबल मिल सकता है जिसमें सब करेक्टर्स के लिए ASCII कोड्स बताए हुए हैं। लाइक A to Z ASCII कोड्स प्री डिफाइंड है। एक कैपिटल A है तो उसके लिए ASCII कोड 65 होगा, और इसी तरह से कैपिटल B है तो 66, और ये सीक्वेंस में है, और अप टू 90 तक आपके ASCII कोड्स जो हैं Z के लिए हैं। और उसके बाद इसी तरह से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए, जैसे कि स्मॉल a हो तो उसके लिए ASCII कोड 97 है, और इससे ऑनवर्ड्स आपके ASCII कोड स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर्स के लिए। तो इट मीन्स कि जब भी कंप्यूटर में आप कोई करेक्टर टाइप करते हैं, करेक्टर क्या हो सकता है आपका? अल्फ़ाबेट A कैपिटल हो सकता है, स्मॉल a हो सकता है, इसी तरह से कोई और अल्फ़ाबेट हो सकता है B C। इसके अलावा स्पेशल करेक्टर्स भी इसमें आते हैं, स्पेस भी आती है। तो ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट कंप्यूटर में प्री डिफाइंड कुछ सेट ऑफ ASCII कोड्स हैं, यानी कि एक करेक्टर के अगेंस्ट एक स्पेशल नंबर कंप्यूटर में डिफाइंड हुआ होता है। तो अब आप प्रोग्राम को अगर अंडरस्टैंड करें तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट यह है कि आप यूज़र से इनपुट में एक करेक्टर लें और उसकी ASCII वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं। तो स्टूडेंट्स जो ASCII वैल्यू होगी ये कोई इंटीजर नंबर होगा। अब इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं stdio.h, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम printf का फंक्शन यूज़ करेंगे इसलिए हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है ये वाली। इस तरह से conio.h इसलिए इंक्लूड करवाइए क्योंकि हम गेट ch फंक्शन यूज़ करेंगे, इसलिए हम conio.h को इंक्लूड करवाएंगे। और इस तरह से मेन के अंदर फिर हमने ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ch, और इसके बाद आप यूज़र को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप कोई करेक्टर टाइप करें, और जब यूज़र करेक्टर टाइप करता है तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं गेट ch के फंक्शन के थ्रू, और गेट ch फंक्शन के थ्रू रिसीव करने के बाद आप उसको असाइन कर रहे हैं ch के वेरिएबल को। यानी जो भी यूज़र करेक्टर टाइप करेगा गेट ch फंक्शन उसको रिसीव करेगा और उसके बाद उस वैल्यू को स्टोर कर देगा ch वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अब आपने ASCII कोड प्रिंट करवाना है उस करेक्टर के लिए, तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? \n न्यू लाइन के लिए, और फिर आप ये स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी द ASCII कोड फॉर, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सिंगल कोड्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं।
आपने स्केप सीक्वेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सिंगल कोट्स को हम एज इट इज़ नहीं प्रिंट करवा सकते, और अगर आपने सिंगल कोट्स को प्रिंट करवाना है तो आप बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। तो बैक स्लैश सिंगल कोट मीन्स कि एक सिंगल कोट प्रिंट हो जाए, उसके बाद आप वो करेक्टर %C मीन्स कि आप वो करेक्टर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो भी यूज़र इंटर करेगा, और उसके बाद फिर बैक स्लैश सिंगल कोट मीन्स कि आप एक सिंगल कोट उसके साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। इज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा %D। %D हमने इंटीजर टाइप के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इंटीजर टाइप क्या है? इंटीजर टाइप इस करेक्टर की जो कि यहाँ पे प्रिंट होगा उसकी आस्की वैल्यू होगी, यानी जो भी यूज़र करेक्टर टाइप करेगा उसकी जो आस्की वैल्यू होगी या आस्की कोड होगा वो कोई इंटीजर नंबर होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने CH इसलिए लिखा है क्योंकि हम उस वेरिएबल को एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं जो भी यूज़र इंटर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे %C यूज़ किया, मीन्स कि उसकी करेक्टर वैल्यू प्रिंट होगी, यानी यूज़र अगर A इंटर करता है तो A प्रिंट हो जाएगा, B इंटर करता है तो B प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम CH ये वेरिएबल तो वही है, लेकिन हमने %D यूज़ किया, यानी हम उसका फॉर्मेट बता रहे हैं कि आप करेक्टर को एज इट इज़ ना प्रिंट करवाएं बल्कि उसकी आस्की वैल्यू डिस्प्ले करवाएं। तो यहाँ पे वो उसकी आस्की वैल्यू इंटीजर में होगी, तो इसलिए हमने %D यूज़ किया था। तो ये उसके लिए यहाँ पे CH वेरिएबल यूज़ किया है, ये जो भी आस्की कोड होगा वो डिस्प्ले करवा देगा, यानी दोनों टाइम वेरिएबल एक ही है, उसके सिर्फ डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने बताए हैं। फर्स्ट टाइम हम उसको एज अ करेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, प्लीज़ टाइप अ करेक्टर, और लेट्स सपोज यूज़र A टाइप करता है। इस केस में यूज़र A टाइप करेगा तो ये आपको डिस्प्ले भी हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गेट करेक्टर इको का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो इस ई की वजह से ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ गेट करेक्टर का फंक्शन यूज़ करते तो ये डिस्प्ले ना होता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये एज इट इज़ रन होगी, यानी कि \n है तो ये न्यू लाइन पे कर्सर आएगा और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा रन करना द आस्की कोड फॉर, और ये आपने सिंगल कोट्स प्रिंट किए थे तो ये सिंगल कोट्स इसके इर्द गिर्द प्रिंट हो गए, और यहाँ पे आपने जो भी करेक्टर टाइप किया होगा, A था इस केस में तो A आ गया, इज़ 97। A का जो आस्की कोड है स्टूडेंट वो फिक्स है, स्मॉल A के लिए 97 इसका आस्की कोड है या आस्की वैल्यू। अगर कैपिटल A होता तो यहाँ पे 65 प्रिंट हो जाता। तो ये प्रोग्राम यहाँ तक था। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि करेक्टर इनपुट कैसे ले सकते हैं, और उसके लिए हमने दो फंक्शन स्टडी किए, गेट करेक्टर और गेट करेक्टर इको का फंक्शन। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? करेक्टर इनपुट लेने के लिए, और इनमें हमने डिफरेंस देखा, इनकी एग्जांपल्स करके देखी। और अब आपका होम टास्क ये है कि आपने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है। 10.3 10.3.1 ये हमने कवर कर लिया, आपने इनकी बुक रीडिंग करनी है और इनको डेव C++ पे इम्प्लीमेंट करके देखना है और प्रोग्राम्स को रन करके देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।